अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसे न्याय दिलाने के लिए हमारी न्याय व्यवस्था की एक लंबी कड़ी है और उसमें हर अन्याय के खिलाफ न्याय देने का विधान भी है। लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ इस कदर अन्याय हो जाता है कि लंबी न्याय व्यवस्था पर से उसका विश्वास खत्म हो जाता है और वह खुद अपना न्याय करने के लिए कानून को अपने हाथ में ले लेता है। तब शुरू होती है उसके जीवन में जलालत की वो कहानी जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाता है। और समाज में ऐसे लोगों के प्रति दो तरह की छवि बन जाती है। कुछ इसी कदर की एक कहानी है दस्यु रानी फूलन देवी की, जिनके साथ अन्याय और नाइंसाफ़ी की वह पराकाष्ठा हुई, जिसके लिए वह जीवन भर जूझती रहीं और अंततः अन्याय के खिलाफ न्याय पाने के लिए खुद की अपनी एक अदालत बना दी। आइए हम आज आपको बताते हैं फूलन देवी कैसे बीहड़ों की रानी बन गई, अर्थात डाकुओं का सरदार बन गई, और उनकी जिंदगी की परिणति किस प्रकार हुई। जालौन जिले में 10 अगस्त 1963 को एक गरीब पिछड़े परिवार में फूलन देवी का जन्म हुआ। गोरहा का वह गांव और उनके पिता का नाम देवी दीन, जो मल्लाह जाति के थे और बड़े ही गरीब थे। फूलन देवी के पिता 2 भाई थे। बड़ा भाई शुरू से ही बेईमान प्रवृत्ति का था। वह फूलन के पिता के हिस्से की ज़मीन भी हड़प लेना चाहता था। छोटी सी फूलन के मन में इस बात का विद्रोह भर गया और वह अपने बड़े पिता से उनके अन्याय का बदला लेने के लिए जब पहली बार अपने उस ज़मीन के छोटे से टुकड़े के बीचों बीच बैठी थी, उसी समय लग गया था कि इस बालिका का स्वभाव बड़ा उग्र है। लेकिन गरीबी के बीच पली फूलन और उनके पिता का चिंता उस दिन बढ़ गया जब फूलन की उम्र 11 साल की हुई। बाप को उनके शादी की चिंता सताने लगी और गरीबी की मार झेलते हुए देवी दीन ने उनका विवाह एक बूढ़े अधेड़ व्यक्ति से कर दिया। फूलन का विद्रोही स्वभाव इस बात को पहले तो इसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उसने हालात से समझौता कर लिया। जब वो अपने ससुराल गई तो वहाँ ससुराली जनों का व्यवहार भी अनुकूल नहीं था। फूलन देवी को यहाँ भी अन्याय का सामना करना पड़ा और ससुराल के लोग उसे सताने लगे थे। इस बात से क्षुब्ध होकर फूलन एक दिन अपने मायके चली आई। मायके आने के बाद उसकी स्थिति और बद से बदतर हो गई। उसके बड़े पिता और उसके बेटे मायादीन ने मिलकर फूलन को एन केन किसी न किसी प्रकार के मुकदमों में फंसाकर एक दिन पुलिस को सौंप दिया और फूलन जीवन में पहली बार 13 वर्ष की उम्र में जेल चली गई। फूलन देवी का दर्द कम नहीं हुआ और उसके नाइंसाफ़ी की इम्तहा बढ़ने लगी। जेल में कुछ लोगों की कुदृष्टि उसकी उम्र पर और उसके शरीर पर पड़ी, वहाँ भी उसका शोषण हुआ। जेल से छूटकर आने के बाद फूलन के पिता ने एक बार फिर फूलन को उसकी ससुराल में पहुंचा दिया, जहां जाने के बाद ससुराली जन भी अपनी आदतों से मजबूर थे और फूलन के ऊपर अन्याय करना बंद नहीं किए, ज्यादती करना बंद नहीं की। हुआ यूं कि जो फूलन का अधेड़ पति था, उसके कुछ नौजवान दोस्त थे जो मौके की ताक में रहते थे और नशे की लत धराकर वो फूलन के घर तक आ जाया करते थे। एक दिन फूलन के साथ वहाँ भी बलात्कार हुआ और उसमें उसका अशक्त बूढ़ा पति लाचार दिखा। फिर क्या था, उस दिन फूलन ने जो कसम खाई वह उसके ज़िंदगी के रास्तों को बदल के रख दिया और वह एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ गई जहाँ से लौट कर आना नामुमकिन था। फूलन बीहड़ों की तरफ निकल गई। उसके एक दूर के रिश्तेदार ने उसे डाकुओं के गिरोह में सम्मिलित करा दिया था।
उस समय बीहड़ में उस डकैत गिरोह का सरगना था बाबू गुर्जर। बाबू गुर्जर ने फूलन को पनाह दी और अपने साथ उसे भी डाकू बना लिया। लेकिन फूलन की उम्र यहाँ भी उसके दुश्वारियों का कारण बनी। गिरोह का सरगना बाबू गुर्जर की बुरी नज़र फूलन पर पड़ी और एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती कर दी। उस समय गिरोह का जो दूसरा सदस्य था, यानी जो दूसरे नंबर का सरदार था, उसका नाम था विक्रम मल्लाह। उसने फूलन को सरदार के चंगुल से बचाया और उसने बाबू गुर्जर को गोली मार दी। तब से फूलन का व्यवहार बदल गया था। वह विक्रम मल्लाह के साथ ही गोल में रहा करती थी। अब उस गिरोह का सरदार विक्रम मल्लाह बन चुका था। उसी समय एक और घटना होती है और फूलन के जीवन में एक नया मोड़ आता है। जेल के दो भगोड़े कैदी जो छत्री जात से थे, जिनका नाम था श्री राम और लाला राम, ये दोनों जेल के भगोड़े थे और बीहड़ों में आकर विक्रम की गोल में शामिल हो गए। मौका देखते ही अपनी फितरत से दगाबाज इन दोनों लाला राम और श्री राम ने विक्रम को भी ढेर कर दिया और स्वयं गोल के सरगना बन गए। फूलन के साथ यह अनहोनी हुई और एक दिन विक्रम को मारने के बाद लाला राम और श्री राम फूलन का अपहरण कर उसे बेहमई गांव ले आते हैं। बेहमई गांव में फूलन के जीवन की वह दुर्दांत घटना होती है जो उसकी पूरी जिंदगी को हिला कर रख देती है और जीवन भर बेहमई में मिला जख्म फूलन को कभी भी भर नहीं पाया। हुआ यूं कि एक सप्ताह तक लाला राम और श्री राम ने फूलन को भूखे प्यासे एक कमरे में बंद कर दिया और 22 लोगों ने जानवरों की तरह उसके साथ बलात्कार किया। ये जो घाव फूलन के मन पर, दिमाग पर लगा, वो जीवन में फूलन कभी नहीं भूल पाई। उसके साथियों ने किसी तरह फूलन को वहाँ से बचाकर फिर बीहड़ों में ले आए, जहाँ से फूलन अपने स्वजाति मल्लाहों की एक गोल बनाई और खुद उसका सरगना बन गई। उसी दिन से फूलन बीहड़ों की सुंदरी कहलाने लगी और उसकी सनसनी इतनी बढ़ी कि लोग उसके नाम से कांपने लगे थे। बदले की आग में दहक रही फूलन देवी सबसे पहले डकैत बनने के बाद अपने पति की चाकुओं से गोद कर हत्या की। उसके बाद 14 फरवरी 1981 को फूलन पुलिस के भेष में बेहमई गांव आती है, जहां एक शादी समारोह था और उसमें तमाम ऊंची जातियों के लोग इकट्ठा हुए थे। उसने अपने साथियों के साथ बंदूकों की नोक पर पूरे बेहमई गांव को घेर लिया और ऐलान किया कि 22 लोग एक लाइन में खड़े हो जाएं। एक लाइन में 22 लोगों को खड़ा करके फूलन देवी यह पहचानने लगी कि इसमें श्री राम और लाला राम कौन है। लेकिन उस दिन श्री राम और लाला राम ये दोनों डकैत वहां नहीं मिले। इससे बौखलाई फूलन देवी ने उन 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया। फिर क्या था, बेहमई गांव में सियापा पसर गया और इस कांड को जिसने भी सुना जाना सबकी रूहें कांप गईं। उत्तर प्रदेश की पुलिस सकते में आ गई थी। फूलन का खौफ इतना बढ़ा कि उसने रंगदारी, फिरौती, अपहरण, डकैती तमाम घटनाओं को एक के बाद एक अंजाम देना शुरू कर दिया। पुलिस का दबाव बढ़ता गया और फूलन की करतूतें बढ़ती गईं। लेकिन कहा जाता है कि वक्त के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून से कोई बहुत देर तक आंख मिचौली नहीं खेल पाता है। पुलिस का दबाव बढ़ता देख फूलन ने आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया, लेकिन उसने शर्त रख दी कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों गिरफ्तार नहीं होऊंगी। इसके साथ ही उसने 3 और शर्तें रखी। उसने पहली शर्त यह रखी कि मुझे मध्य प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार करेगी।
दूसरी शर्त थी कि मेरे साथियों को सजाए मौत नहीं दिया जाएगा, और तीसरी शर्त उसकी यह थी कि जो जमीन का छोटा सा टुकड़ा उसके चाचा ने बेईमानी से हड़प लिया था वो उसे वापस दिया जाए और उसके भाई को पुलिस में नौकरी दी जाए। उसकी दूसरी मांग को छोड़कर सरकार ने उसकी तमाम मांगों को मान लिया। 13 फरवरी 1983 को भिंड शहर में फूलन ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके ऊपर 22 हत्या, 30 अपहरण और 18 लूटपाट के मुकदमे दर्ज किए गए। इसमें अदालती कार्रवाई में 11 वर्ष लग गए। 1994 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुखिया मुलायम सिंह यादव की नज़र फूलन देवी की फाइलों पर पड़ी। सरसरी तौर पर उन फाइलों का निरीक्षण करने के बाद मुलायम सिंह ने फूलन देवी पर से सारे मुकदमे वापस ले लिए और वो बाइज्जत बरी कर दी गई। 1996 में लोकसभा का इलेक्शन आता है और मुलायम सिंह जो फूलन देवी के धर्मपिता बन चुके थे, वे उन्हें मिर्जापुर से लोकसभा का टिकट थमा देते हैं। सपा के टिकट पर फूलन देवी अपने स्वजातीय मतों के आधार पर मिर्जापुर से विजयी रही और बीहड़ की खाक छानती हुई फूलन देवी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई और वो दिल्ली की संसद के चौखट पर अपनी कदम रख चुकी थी। फूलन देवी दूसरी बार भी लोकसभा का इलेक्शन वहीं से लड़ी और यह चुनाव भी वो जीत गई। समय का चक्र एक समान नहीं रहता। कहते हैं अतीत हमेशा आपका पीछा करता रहता है, किसी न किसी दिन उसकी मुलाकात इंसान से हो ही जाती है। दिल्ली में 25 जुलाई 2001 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दिल्ली को हिला दिया था। उनके सरकारी आवास से निकलते ही शेर सिंह राणा नामक एक व्यक्ति ने फूलन देवी को गोली मार दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात वह गिरफ्तार भी कर लिया गया और उसने कहा कि मैंने बेहमई कांड का बदला ले लिया। फूलन देवी की मृत्यु के बाद सवाल यह उठता है कि फूलन के जीवन में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? उसका वह चाचा जिसने बचपन में ही उसके हिस्से की जमीन हड़प लेनी चाहिए, या उसके वह पिता जिन्होंने छोटी सी उम्र में एक अधेड़ के साथ उसके जिंदगी को बांध दिया, या बेहमई के वे दरिंदे जिन्होंने उसे बंद करके नोचा था, या फिर पुलिस जिसने उसके साथ कभी न्याय नहीं किया, या फिर स्वयं फूलन। दोस्तों, तय आपको करना है कि आखिर फूलन के साथ जो अन्याय हुआ उसका असली जिम्मेदार कौन था। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे पेज को फॉलो करिएगा। आगे इसी तरह के और रोचक घटनाओं और जानकारियों के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।